नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत के 10 साल पूरे। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना, जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है योजना का उद्देश्य। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हुई योजना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पशुपालन में लाए जा सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। समारोह में राष्ट्रपति ने छात्रों को उपाधि देकर किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में योगदान देने की अपील की। कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित कृषि, समृद्ध किसान के साथ साथ पशुपालन का विकास भी है जरूरी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार। मंडी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटना में एक व्यक्ति की मौत, 18 लोग लापता। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए अनेक छात्रों को उपाधि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पशुपालन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहें। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किए गए छात्रों से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अपना योगदान देने की अपील की। IVRI केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण जीवन शैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का आधार है। ये तुम्हारी उपाधि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये देश की सेवा के लिए और प्रगति और विकास में योगदान देने के नए आयाम गढ़ने के लिए है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है, लेकिन विकसित भारत के निर्माण में विकसित कृषि, समृद्ध किसान के साथ साथ पशुपालन का विकास भी जरूरी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत के निर्माण का महाअभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, जिसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए निरंतर उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में लंपी स्किन बीमारी के लिए जो वैक्सीन विकसित की, वह संपूर्ण देश के लिए नजीर बन गया। कोरोना काल में भी इस संस्थान ने अभूतपूर्व योगदान दिया। वैश्विक महामारी के दौरान जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी।
IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। और किसानों को खेत में पानी मुहैया करवाने के लिए आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। कृषि सिंचाई योजना का किसानों को पिछले 1 दशक में काफी लाभ मिला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नए भारत में खेती की सफलता केवल मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर हो, इसी सोच के साथ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा देश भर के गांवों में जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन संभव हो सके। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। वर्ष 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के माध्यम से 96.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कवर किया है। इस योजना के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। यही कारण है कि देश भर के गांवों में यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो रही है। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फव्वारा से पानी, कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है, उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पहले भारत में 54% कृषि भूमि असिंचित थी और किसान सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की सिंचाई समस्याओं को हल करने के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना है, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सूक्ष्म सिंचाई एक ऐसी तकनीक साबित हुई है जिसने भारत में किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिहार में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने गया में शेर घाटी के नवादा गांव में जलवायु अनुकूलन खेती की पहल की है। ये राज्य का पहला एग्री वोल्टेक इंस्टॉलेशन है। ये इंस्टॉलेशन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ खेती से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में एग्री वोल्टेक की क्षमता को प्रदर्शित करता है। गौरतलब है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों की संस्था टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन ने गया के प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर के साथ मिलकर ये पहल की है। इसमें जैन इरिगेशन सिस्टम ने भी सहयोग किया है। जलवायु अनुकूलन तकनीक न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकती है बल्कि फसल उत्पादन के लिए भी लाभकारी हो सकती है। ये एक अनोखा प्रोजेक्ट है जो खेती और सौर ऊर्जा को जोड़ता है और इससे किसान पानी की बचत और कृषि उत्सर्जन में कटौती भी कर सकते हैं। वोल्टाइक्स नवादा का जो समूह है, इनके द्वारा जो मूंग की खेती की जा रही है, तो सामान्य तरीके से खेती करने पर इनका
10 से 15 किलोग्राम प्रति कट्ठा उत्पादन आता रहा है और इसमें संभावना है कि 35 से 40 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से उत्पादन होगा और कम समय भी लग रहा है इसमें उत्पादन में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नवादा एग्रोवोल्टाइक्स प्रोड्यूसर ग्रुप ने जो प्रोटेक्शन किया है विभिन्न फसलों का सोलर परियोजना के अंतर्गत, इससे दूसरे किसान सीखेंगे और अपने अपने क्षेत्र में इस परियोजना को अपनाने के लिए आगे आएंगे। अब हम लोग इस साल जो नवादा उत्पादक एग्रोवोल्टाइक उत्पादक समूह से जो मिल करके जो हम लोग खेती किए हैं, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कम समय में और बहुत कम पानी में उपज हो गया और बहुत जो पहले हम लोग बोते थे उससे करीब करीब 10 दिन आगे पीछे का अंतराल है। और वित्त वर्ष 2025 में भारत का कृषि निर्यात 51.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ ही 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान परिसर में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 51.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने नवीन नीतियों, मूल्य संवर्धन, मजबूत बुनियादी ढांचे और वैश्विक बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना है। कृषि भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंदर लगभग 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और हमारा ये लक्ष्य है कि भारतीय कृषि एक्सपोर्ट को प्रेजेंट 52 बिलियन से और 100 बिलियन तक ले जाने का, उसी के बारे के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आज आए, जिसके अंदर फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन थे और स्वेन थे जो कि डॉक्टर स्वेन थे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे, और हरवीर सिंह जी ने इसका हमारे साथ को स्पॉन्सर करके ऑर्गेनाइज किया। रूरल वॉइस के साथ में अनेक इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेसर्स थे, रिसर्चर्स थे, उनके साथ हमने ये प्रयास करने का ये जानने का प्रयास किया और ये डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में क्या क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। सम्मेलन के आयोजक हरवीर सिंह ने कहा कि सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं ने क्षेत्रीय रुझानों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता और उच्च संभावित और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए उभरते अवसरों की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। पूरे 3 घंटे का जो एक बहुत अच्छा डिस्कशन था, उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे पास जो संभावनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता हम कैसे बने जिससे हम 100 अरब डॉलर का जो हमारा कृषि उत्पादों का निर्यात है उसको हासिल करने की दिशा में बढ़ें, जिससे कि हमारे देश के जो किसान हैं उनकी स्थिति बेहतर हो, उनके कमाई ज़्यादा हो और उनका जीवन बेहतर हो। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने पूर्व अनुमान को संशोधित किया है और शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सीकन और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार जैसी स्थिति है, मंडी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 18 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित है और बाखली और कुकलाह पुल टूट गया है और उधर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान देश के विकास और प्रगति को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से शुरू हुए इस अभियान से भारत के डिजिटल क्षेत्र में नई क्रांति आई है।
वर्ष 2015 में शुरू हुए डिजिटल क्रांति लगभग हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य बेहद सरल था, हर भारतीय के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इस अभियान के शुरू होने के बाद भारत डिजिटल क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी बना है। पिछले 10 सालों में भारत की डिजिटल इंडिया अभियान के सफर पर नजर डालें तो साल दर साल इसने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। भारत की डिजिटल इंडिया अभियान में पिछले 10 वर्षों का सफर में पीएम मोदी ने 2015 में डिजिटल अभियान की शुरुआत की, जिसमें वर्ष 2016 में मनी ऐप के लिए भारत इंटरफेस की शुरुआत की गई। वहीं व्यापार में पारदर्शिता के लिए वर्ष 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया। वर्ष 2018 पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए आरोग्य सेतु अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं को सुगमता से जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 में पीएम मोदी द्वारा उमंग की शुरुआत हुई। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय भाषा ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई। भारत ने वर्ष 2023 में G20 की मेजबानी की। वर्ष 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किया। देश में जहां 2014 में इंटरनेट कनेक्शन महज 25.15 करोड़ था, वहीं यह आंकड़ा अब 96.96 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं एक दशक के दौरान 4.74 लाख 5G टावर लगाए गए हैं, जो 99.6% जिलों को कवर करते हैं। डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। उमंग 23 भाषाओं में 2300 सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान था। वहीं 2024-25 में 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार लगभग हर गांव तक पहुंच चुका है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 में 120 करोड़ से अधिक हो गए, जबकि टेली घनत्व अक्टूबर 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गया। पिछले एक दशक में शहरी कनेक्शन 555.23 मिलियन से बढ़कर 661.36 मिलियन हो गए और ग्रामीण कनेक्शन 377.78 मिलियन से बढ़कर 527.34 मिलियन हो गए। अप्रैल 2025 में एक महीने में 24.77 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1867.7 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन किए गए। लगभग 460 मिलियन लोग और 65 मिलियन व्यापारी यूपीआई का उपयोग करते हैं। ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% संभाला। यूपीआई अब 7 से अधिक देशों में लाइव है, जो वैश्विक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे रहा है। आधार आधारित eKYC प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाएं दोनों में प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई। अप्रैल 2025 तक 142 करोड़ आधार आईडी तैयार की जा चुकी है। डीबीटी कल्याणकारी भुगतानों को सीधे वितरित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग करता है। इसने सरकार को 2015 से मार्च 2023 के बीच 3.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत कराई। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 5.87 करोड़ से अधिक अयोग्य राशन कार्ड और 4.23 करोड़ डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए, जिससे कल्याणकारी प्रणाली अधिक लक्षित और पारदर्शी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
आम के सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक सोमवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में 28 जून को आम का भाव रहा 3,000 रुपए। 30 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आम 3,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 30 जून को आम 3,500 रुपए पर बिका। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 28 जून को आम का भाव रहा 3,000 रुपए, जो कि 30 जून को बिना किसी फेरबदल के 3,000 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान आम के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जून को आम का भाव था 2,160 रुपए। 30 जून को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 2,200 रुपए पर हुए। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो हरियाणा की पानीपत मंडी में सोमवार को आम का भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम 6,700 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कुल्लू मंडी में इस दौरान आम के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। वहीं निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त के महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में चने के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 28 जून को चने का भाव 4,900 रुपए था, जो कि 30 जून को 547 रुपए उछलकर 5,447 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 28 जून को चने का भाव 5,015 रुपए रहा। 30 जून को इसमें 230 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,245 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 जून को चने का भाव 6,550 रुपए था। 30 जून को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 6,570 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जून को चने का भाव 5,675 रुपए था, जो कि 30 जून को 125 रुपए गिरकर 5,550 रुपए रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 113,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 110,39,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी भाव के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों के किसान बाजरा, तिल और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस मौसम में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल के किसान धान और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां के पहाड़ी इलाकों में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम के किसान साली धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान नर्सरी और खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां के पहाड़ी इलाकों में किसान अरहर की बुवाई कर सकते हैं। असम में मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान धान की बुवाई कर लें। मेघालय के किसान धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मेघालय में ही किसान मक्का, अदरक, लोबिया, भिंडी और सब्जियों के खेतों में जल भराव को रोकने के उपाय भी कर लें। नागालैंड के निचले इलाकों के किसान धान की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर इस मौसम में किसान सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मणिपुर में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहां के किसान मक्का, रागी, उड़द और अदरक के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं मिजोरम के निचली भूमि इलाकों में भी किसान धान की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहां के किसान मक्का,
टमाटर, मिर्च और बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। त्रिपुरा में इस समय केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी के पिपरी बटहट में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए। आज देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। दिल्ली में कमिश्नरेट दिवस के मौके पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में विशेष परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की समीक्षा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की। महाराष्ट्र विधानसभा में जन सुरक्षा कानून को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। राज्य विधानसभा का जन सुरक्षा कानून राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।